हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 और यह सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक अपडेटेड बुक है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं और यह सेट नंबर 8 है। इसके पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक डिस्कशन कर चुके हैं, उसे आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में बताना है कि इसमें से कितने कथन सत्य है। देखिए, इसमें से पूछा जाएगा आपसे कि इसमें से कौन से कथन सत्य है या फिर कितने कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे पूछा जाएगा। तो कितने कथन सत्य है यानी कि दिए गए कथन में से आपको ये पता न लगाना है कि इसमें कौन से सत्य है और इसमें कितने कथन सत्य है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट को जारी किया है। इंग्लिश में देख सकते हैं कि नीति आयोग एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलीज्ड दिस रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट का नाम आपसे है जो गलत दे सकता है। यहाँ पे नीति आयोग नहीं हो जाएगा, क्या होगा, तो IHD हो जाएगा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। सूचकांक यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नहीं हो जाए, यहाँ पे संख्या पे भी आपको ध्यान रखना है कि 10 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कि सूचकांक 7 श्रम बाजार परिणाम संकेतों पर आधारित है, यानी कि द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 7 इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट इनकम, या ठीक है, लेबर मार्केट आउटकम हो जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो इसको ध्यान रखना है 32.8% है। ठीक है, 32.8%। और ये BPSC PT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और मेन की बात करते हैं तो मेन LFPR कितना है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो आपको ये ध्यान रखना है 77.2% है। और यहाँ देख सकते हैं लगभग इसका कितना है, तो ये लगभग कितना है, 2.3 गुना है। ठीक है, 2.3 ये गुना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका। तो यहाँ देख सकते हैं कि वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 32.8%, और पुरुष का कितना है, 77.2%। आपको ये ध्यान रखना है दोनों डाटा को। और ये देख सकते हैं कि 2.3 गुना कम है, तो इससे कितना है, 2.3 गुना ये कम है महिलाओं का। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो सही दिखाई रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 कथन असत्य है और 1 कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने कथन सत्य है, तो सिर्फ 1, यानी ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पे ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं, तो यह है क्या, तो इसकी स्थापना कब होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की जाती है 1919 में, जब वर्ल्ड वार 1 की ये समाप्ति होती है। जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 कब होता है, तो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। उसके समाप्ति के बाद इसकी स्थापना होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, और ये वर्साई की संधि के द्वारा इसका राष्ट्र संघ की यूनाइटेड नेशन की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी भी बन गई थी। और इसका मुख्यालय आपको मुख्य रूप से याद रखना है कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और यह 187 सदस्य देशों, इसमें भारत भी इसका सदस्य देश है, इसको भी ध्यान रखना है। इसकी सरकारों, नियामकों और श्रमिकों को एक साथ लाती है ताकि श्रम मानक तय किए जा सके, नीतियां बनाई जा सके और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम भी तैयार किए जा सके। और इसे 1969 में, यानी कि 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी इसको नवाजा गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे आपको ये ध्यान रखना है कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहा है कि देख सकते हैं कि कितने कह रहा है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में 7 श्रम बाजार परिणाम संकेतक दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो आपसे मुख्य रूप से पूछा जाएगा, इससे कुछ इसमें फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखना है कि भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में कितना है, तो 83% युवा है। यानी बेरोजगार किसको कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का केस कब बनता है, कि यानी कि जब युवा इच्छुक है काम करने को, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार या फिर उस तरह से इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा है और वो काम करने के इच्छुक है, तब उसे हम बेरोजगार कह सकते हैं। ठीक है,
इसमें देख सकते हैं कि भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में कितना है, तो 83% युवा है। जानते हैं कि 15 से 64 वर्ष के बीच में जो भारत का युवा जनसंख्या आता है, और ये कितना है, तो लगभग 68% है। ठीक है, ये 68% जनसंख्या इसमें युवा श्रेणी में है, जो इसमें काम करने की श्रेणी में आता है। ठीक है, और 16 साल 2000 की बात करते हैं तो इसमें युवाओं में बेरोजगारी दर कितना था, 35.2%, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गया। यानी कि ये बेरोजगारी दर देख सकते हैं लगभग दुगना ये बढ़कर हो गया है। रोजगार की खराब स्थितियों के बारे में चिंता भी व्यक्त की गई है। युवाओं को रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता का होता है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर जानते हैं कि LFPR दुनिया में सबसे कम है, और यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 32% महिलाएं भारत में क्या है, तो लेबर फोर्स में ये इन्वॉल्व है। भारत की कार्यशील आबादी 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में कितना हो गई, तो 64% हो गई है। और 2036 की बात करते हैं, 2036 में भारत की कार्यशील आबादी 65% तक पहुंचने का अनुमान ऐसा लगाया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसके सहयोग से, तो मानव विकास संस्थान के द्वारा के साथ मिलकर के भारत रोजगार रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। ठीक है, ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी 2000 के मुकाबले क्या हुई है, तो 2000 में जितना था उससे ये डबल हो चुका है। सन 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी, और 2022 में बढ़कर कितना हो गया, 65.7%। इसमें उन्हें पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई वो किया है। और इसके अनुसार देश में लोगों का वेतन ज्यादातर एक जैसा रहा है या ये घटा है। रिपोर्ट में भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल लिटरेसी की कमी के बारे में भी बताया गया है कि इसमें डिजिटल लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शैक्षणिक जानकारी हासिल नहीं की गई है। इस वजह से उनके रोजगार की क्षमता में भी रुकावट आ रही है। भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 2022 में कितना था, 32.8% के साथ दुनिया में सबसे कम बनी हुई है, जो पुरुषों की तुलना में 2.3 गुना ये क्या है, कम है। इसको ये ध्यान रखना है, ये डाटा को आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन दुर्गा शक्ति के नाम को मंजूरी प्रदान की है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज अप्रूव्ड द नेम स्टेशन दुर्गा शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 जाता है और चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करता है। और जब ये लैंड करता है, कब लैंड करता है, तो ये इस दिन को लॉन्च होता है, लॉन्च डेट है। ठीक है, और फिर ये 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ये पहुंचता है। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत है जो विश्व का पहला देश भी बनता है। ठीक है, और ये 23 अगस्त को क्या बनाया जाता है, तो नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया जाता है, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि 23 अगस्त तो होता है, लेकिन जहाँ पे चंद्रयान 3 का जो वह जिस पॉइंट पे वो लैंड करता है उसका नाम क्या रखा जाता है, तो उसको शिव शक्ति पॉइंट, क्या, तो इसका दुर्गा शक्ति नहीं है, क्या है, शिव शक्ति है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा जाता है। और वही बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम जवाहर पॉइंट रखा था। देखिए, जब इसके पहले क्या हुआ था, चंद्रयान 2 गया था और बाद में फिर चंद्रयान 3, लेकिन चंद्रयान 2 क्या हुआ, क्रैश हो गया था, यानी कि दक्षिणी पोल पे पहुंचने से पहले ही कुछ किलोमीटर ये पहले ये क्रैश हो चुका था। और जहां पे क्रैश किया था उस साइड का नाम क्या रखा गया, ये तिरंगा पॉइंट रखा गया था। क्या, तिरंगा पॉइंट, इसको ध्यान रखना है, क्या, तिरंगा पॉइंट। और बात करते हैं, ये इसके पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, कब, 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 पहली बार, और सफलतापूर्वक वो पहुंच भी गया था। लेकिन उसका जो जब जहां पहुंचा था सबसे पहली बार जहां लैंड किया था, तो उस स्थल का नाम क्या था, उसका स्थल का नाम था, ये चंद्रयान 1 में क्या था, नाम था उसका जवाहर पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, चंद्रयान 1 लैंडिंग पॉइंट था, क्या, जवाहर पॉइंट था। ठीक है, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, जवाहर पॉइंट, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह नाम दिया था, किसने, जवाहर पॉइंट किसने दिया था, तो ये APJ अब्दुल कलाम।
ठीक है, और ये दोनों नाम किसने दिया है? दुर्गा शिव शक्ति पॉइंट और क्या तिरंगा पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया, और मोदी के द्वारा ही ये अनाउंस किया गया नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसका जो लैंडर क्या था, लैंडर का नाम भी याद रखना है। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और फिर रोवर क्या है? प्रज्ञान क्या है? रोवर। ठीक है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। ये दोनों स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देख सकते हैं कह रहा है कौन सा असत्य कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं इसमें दोनों कथन क्या है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों कथन क्या है? इनकरेक्ट है। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति को यह मंजूरी भी प्रदान कर दिया है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा? शिव शक्ति रखने की घोषणा किया था। करीब 7 महीने बाद IAU के द्वारा 19 मार्च 2024 को इस साइट का नाम रखा गया क्या? तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और मोदी ने यह भी कहा कि चंद्रमा पर शिव शक्ति बिंदु हिमालय से कन्याकुमारी तक फैले कनेक्शन का यह प्रतीक है, सिंबल है। उन्होंने कहा कि शिव मानवता के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और शक्ति इन संकल्पों को पूरा करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पहले चंद्रयान 2 के लैंडर दुर्घटना स्थल का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने क्या रखा था? तिरंगा पॉइंट। इसको भी ध्यान रखना है। और वही चंद्रयान 1 चंद्रमा प्रभाव जांच उतरे स्थान पे नाम रखा गया पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जवाहर पॉइंट, ये ध्यान रखना है। और जानते हैं कि चंद्रयान 1 लॉन्च कब किया गया था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था कब? 2008 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि चौथा संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बात कर रहा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। इसका स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? चौथा, तो इसकी बात करते हैं। ये चौथा है जो नई दिल्ली में किया गया था कि वेयर वाज द 4th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हेल्ड? तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली हो जाएगा। जानते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य टोटल हैं? तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स अभी वर्तमान में है, टोटल सदस्य क्या है? तो इसमें टोटल सदस्य की संख्या क्या है? तो इसमें 10 है, याद रखना है। और इसमें कौन कौन से सदस्य है इसको हम देख लेते हैं। इसमें जानते हैं कि सबसे पहले 1996 से स्टार्ट होता है, लेकिन यह पूरी रूप से ये संघाई 5 के नाम से जब जाना जाता है, यह 2001 में। ठीक है, चाइना और रसिया के द्वारा मुख्य रूप से यह बनाया गया संगठन है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है, जिस कारण से 6+2 8 हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल होता है, इंडिया प्लस पाकिस्तान इसमें शामिल होता है, जिस कारण से संख्या इसका पहुंच जाता है SCO का कितना? तो ये क्या 6 2 8 हो जाता है, 6 प्लस रहता है, 6+2 = ये 8 हो जाता है। जब ये 8 होता है, और अभी वर्तमान में क्या होता है, ईरान और बेलारूस दोनों को शामिल किया गया है। ईरान और बेलारूस को भी शामिल किया गया, यानी कि 2 कंट्री और ईरान और बेलारूस को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है? 2023 में इसको शामिल किया गया, 2023 में, जिस कारण से अभी SCO की संख्या कितनी हो चुकी है? अभी वर्तमान में SCO की संख्या पहुंच चुकी है 2024 में करेंटली क्या है? ये 10 संख्या है। क्या है? 10 है। ठीक है, इसको हम मैप के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये कहाँ है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? बेलारूस है, बेलारूस है। और बेलारूस पहले क्या था? एक ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक के दौर पे ये इस पे काम कर रहा था, लेकिन उसको है जो फिर ऑब्जर्वर से हटा करके इसको फिर क्या बेलारूस को पूरी तरह मेंबर इसमें बना दिया गया है। इसमें रसिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तजाकिस्तान और यहाँ पे किर्गिस्तान है। आपको ये सबसे पहले याद रखना है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। क्या है? तो इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, तुर्कमेनिस्तान। और क्यों नहीं शामिल है तुर्कमेनिस्तान? इसके पीछे वजह यह है कि तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड। ठीक है, सेंट्रल एशिया का इज कॉल्ड क्या? कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ क्या? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के स्विट्जरलैंड। यानी कि तुर्कमेनिस्तान स्विट्जरलैंड किस जैसे वो न्यूट्रल है, यानी पॉलिटिकली जियो पॉलिटिकली न्यूट्रल, यानी कि उसको क्या दूसरे देशों में हो रहा है उससे उसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता। उसी तरह से तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे सेंट्रल एशिया में एक ऐसा कंट्री है जो वो पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल पॉलिटिक्स से वो अलग ही रहना चाहता है, कटके रहना चाहता है, जिस कारण से इसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं इसमें
इसका ऑब्जर्वर स्टेटस ऑब्जर्वर क्या है, मंगोलिया, आपको ध्यान रखना है। मंगोलिया क्या है, एक ऑब्जर्वर है, मंगोलिया ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1996 में संघाई 5 के नाम से यह पहले कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना के सहयोग से संघाई 5 बनाया जाता है। फिर बाद में क्या होता है, 2001 में संघाई 5 यह एससीओ बनता है, इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। इसमें उज्बेकिस्तान को भी इसमें ऐड किया जाता है, उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसमें और भी रिवाइज होता है और 2017 में 2 मेंबर जोड़े जाते हैं जो भारत और पाकिस्तान को जोड़े जाते हैं और इसकी संख्या क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 5 + 1 उज्बेकिस्तान 6 हो जाता है और फिर 6 2 8 हो जाता है। फिर 2022 का एससीओ समिट होता है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी कहाँ है, ताशकंद है, ठीक है। वाराणसी वाज सिलेक्टेड एज द एससीओ रीजन्स फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल फॉर 2022-23। यहाँ पे वाराणसी को है जो सिलेक्ट किया गया था इस तरह से कल्चरल कैपिटल के रूप में, कहाँ पे, ये 2022 एससीओ समिट जब ये उज्बेकिस्तान में होता है। 2023 एससीओ समिट होता है कहाँ पे, इंडिया में होता है और इस समय इंडिया है जो 18वां G20 का भी अध्यक्षता करता है। इंडिया होस्टेड द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज हेल्ड वर्चुअली, ये उस समय कोविड के कारण क्या हुआ, वर्चुअली है जो किया गया था। और ईरान वाज इंक्लूडेड है एससीओ 9th मेंबर, यहाँ पे ईरान को शामिल किया गया है 9वां सदस्य के रूप में। उसी के कुछ महीनों बाद फिर बेलारूस को भी इसमें 10वां सदस्य के रूप में इसको शामिल किया जाता है। तो एससीओ मेंबर्स एग्री टू एक्सप्लोर यूजिंग नेशनल करेंसीज फॉर पेमेंट विद इन द ग्रुपिंग। इसमें एक पेमेंट करेंसी बनाया जाता है और इस जैसे कि सब कंट्री का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया जाता है ताकि पेमेंट आसानी से सब कंट्री के बीच में इसमें हो सके जो इसमें मेंबर है, ठीक है। इसका देख सकते हैं कि इसका एक रेट्स होता है, रेट्स के बारे में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि इसका काम क्या है। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें 10 देश जो सदस्य है उसके द्वारा ऐसा बनाया गया है कि ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ द एससीओ। हेडक्वार्टर इसका आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है कि कहाँ, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है रेट्स का, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का। और इसमें 3 इविल्स है जैसे रीजनल टेररिज्म, इथनिक सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, यानी कि उस तरह से क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अलगाववादी विचारों को रोकना या फिर उस तरह से एक्सट्रीमिज्म यानी कि धार्मिक एक्सट्रीमिज्म को भी इसमें रोकने का प्रयास इसका द्वारा किया जाता है। और चौथा संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसका स्टार्टअप फोरम कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में इसमें आयोजित किया गया और इसका मकसद क्या था कि एससीओ के सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप के लिए सहयोग और जुड़ाव बढ़ाना है, ठीक है। स्टार्टअप के बीच नवाचार, सहयोग को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, युवा प्रतिभाओं को पोषण करना, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एससीओ चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है और इसका मुख्यालय आपको मुख्य रूप से याद रखना है, इसका कहाँ है, तो एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चाइना में है, चाइना की राजधानी कहाँ, बीजिंग में है। आपको ये ध्यान रखना है कि संघाई क्या है, तो संघाई ये चाइना का शहर है लेकिन यहाँ पे इसका ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन की राजधानी बीजिंग में है, ठीक है, इसको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन क्या हो रहा है, यहाँ पे एससीओ का समिट हो रहा है, कहाँ पे, ठीक है, एससीओ समिट हो रहा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। और यहाँ पे जो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पे भाग लेने गए हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन गए हैं भारत की तरफ से, तो मोदी नहीं गए हैं, कौन गए हैं, तो एस जयशंकर गए हैं, विदेश मंत्री गए हैं। आपको ये करंट अफेयर्स आज का है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आज मीटिंग वहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन दिए गए सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा किसका है, कृषि का है, यानी एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ फ्रेश वाटर विड्रावल्स, यानी कि खेतों में जो सिंचाई का काम करने के लिए क्या, तो नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा है जो पानी का निकास किया जाता है, कितना, तो लगभग कितना 72% यहाँ पे फ्रेश वाटर यानी एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट पहला सही है। और दूसरा कह रहा है चाड झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। ऐसे बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में ऐसा रिपोर्ट निकाला गया यूनाइटेड नेशन का, तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में पिछले 60 वर्षों में 90% जिसका वाटर इसका साइज है जो कम गया है, वैसा कौन सा झील है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चाड झील है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। द साइज ऑफ लेक चाड हैज डिक्रीज बाई 90% इन द लास्ट 60 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इसका थीम 2024 का आपसे ये पूछ सकता है कि क्या इसका थीम रहा, तो शांति के लिए जल, यानी कि पीस फॉर वाटर। ठीक है, शांति के लिए जल इसका थीम रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में इस प्रस्ताव को अपनाया और प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की जो घोषणा किया। और पहली बार कब मनाया गया, 1993 में विश्व जल दिवस मनाया गया था। इसकी चुनौतियां भी हाल ही में देखा गया, जैसे कि कुछ फैक्ट्स यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 60 वर्षों में पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित कहाँ है, चाड झील है, उसका आकार 90% घट गया है। जिसमें क्या क्या देश आता है, कैमरून है, चाड है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लीबिया, नाइजर और नाइजीरिया जैसे आसपास के क्षेत्रों से यह घिरा हुआ है। और उस देशों के लिए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी ये पैदा कर दिया है, जिस तरह से ये सूखता जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की 5 कि लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 के संबंध में कथनों पे विचार करना और बताना कि इसमें कौन से कथन क्या है, गलत है, असत्य है। विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि देख सकते हैं कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी की बात करते हैं तो उसकी स्थापना कब होती है, पूछा जा सकता है। 1966 में इसकी स्थापना की जाती है यूएनडीपी के। ठीक है, और रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर रहा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जब भी पूछेगा तो ये स्टेटमेंट में ये प्लेस आपको है जो गलत कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108वां हो जाएगा। 108वां स्थान पे, ये तो पहले 108वां स्थान पे इस बार रिपोर्ट में आया है। ठीक है, और रिपोर्ट में डेनमार्क, यहाँ पे डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा इस यहाँ पे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे इसके आंसर क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। क्या, आइसलैंड। की रिपोर्ट में आइसलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हालांकि डेनमार्क को क्या रखा गया है, ये यूरोपियन यूनियन में सेकंड है, जो सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। इसको डेनमार्क को रखा गया है सेकंड पोजीशन पे यूरोपियन यूनियन में। लेकिन इसमें है जो पूरी तरह ओवरऑल रिपोर्ट में इसका पहला स्थान किसका आता है, तो आइसलैंड का आता है। और दूसरा स्थान इसमें किसका आता है, तो फिनलैंड का आता है। दूसरा स्थान क्या है, तो इसका दूसरा स्थान फिनलैंड का है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें 108वां स्थान है। और यूरोपियन यूनियन में सेकंड पोजीशन इसका आता है। जो 100 का स्कोर होता है उसमें 77.8, ठीक है, 77.8 स्कोर किया है। कौन किया है, ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि डेनमार्क हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन द रिपोर्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इंडिया हैज बीन रैंक्ड 111th इन द रिपोर्ट विद ए स्कोर ऑफ 0.437, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा। ठीक है, और दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, तो ये स्टेटमेंट पहला सही है। जबकि ये कह रहा है कि कौन सा इसमें फॉल्स है, तो 2 और 3 यहाँ पे फॉल्स है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है क्या, इस बीच स्टेटमेंट और फॉल्स कितने कथन की बात कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। कितने कथन असत्य है, इसमें 2 कथन क्या है, असत्य है, केवल 2। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कितने कथन पूछा है, यानी कि बीच स्टेटमेंट और फॉल्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया इंडेक्स 2022 में। और इसमें भारत है कितने पायदान ऊपर चढ़ा, इससे ये भी पूछ सकता है कि कितने पायदान इसमें बढ़ोतरी की गई। तो पहले इसके कितना था, 122 था पहले, ये 122 था। 122 से 14 स्थान आगे बढ़ के क्या हो गया, अब इस बार 108वां पोजीशन पे इंडिया है जो पहुंच गया है। ठीक है, और यूएनडीपी के द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में 13 मार्च 2024 को लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया गया। और इसमें देख सकते हैं कि भारत है जो 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वां स्थान पे है। और ठीक है, इसमें 2021 में क्या था, तो भारत 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में 122वां स्थान है, ये रहा है। लेकिन इस बार 193 में 108, यानी कि 14 पोजीशन ये आगे इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2021 की तुलना में 2022 में 14 रैंक की महत्वपूर्ण छलांग भारत ने इसमें लगाया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और यह सरकार के द्वारा महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित निर्णायक एजेंडे को है जो ये परिणाम दर्शाता है। और सरकार की पहल महिलाओं के जीवन चक्र में फैली हुई है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, सुविधा और कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए है जो पैमाने पर पहल शामिल है। इन क्षेत्रों में नीतियां और कानून सरकार के महिला नेतृत्व वाले विकास एजेंडे को भी आगे बढ़ाने का इसमें दर्शाता है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो वेयर डिड द इंडियन आर्मीज खड़गा कॉर्प्स एंड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2 टू वैलिडेट द यूज ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स फॉर मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। आपको ये फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए पंजाब में कहा गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, और इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के तत्वावधान में किया गया था। ठीक है, इसमें अपाची हेलीकॉप्टर, ये अपाची हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के द्वारा अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका ने भारत को दिया है। और अपाची क्या है? एक उस तरह से है जो क्या हवा भी चलती है, वहाँ पे गर्म हवा भी चलती है, इसको भी ध्यान रखना है, अपाचे। और LHWSI हेलीकॉप्टर निहत्थे हवाई वाहन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका नाम दिया जाता है, और भारतीय सेना के विशेष दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करना है कि नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है कि नमस्ते योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको यह ध्यान रखना है कि तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही हो जाएगा। अंडर द नमस्ते योजना मेनली सैनिटेशन वर्कर्स हैव बीन टारगेटेड। तो नमस्ते योजना के तहत क्या है, मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मैनुअल स्कैवेंजर इससे बोला जाता है कि वो क्या करते हैं कि जो मल मूत्र होते हैं उसको नाली से निकाला जाता है, उसके द्वारा नाली से निकाला जाता है, जिसको मैनुअल स्कैवेंजर बोला जाता है। और भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट लाया था। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट कब लाता है? 2013 में लाता है, 2013 में लाता है। और इसमें है जो इस तरह से मानवों के द्वारा है जो नाली से उस तरह से नाली या लेट्रिन से है जो हाथों के द्वारा है जो लेट्रिन को बाहर निकाल कर फेंकना, ये है जो इसमें निषेध किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। और ऐसा अगर कोई करता है, कोई कराता है किसी से, तो उसको 1 लाख या जेल भी दिया जा सकता है, या फिर दोनों उसमें शामिल है, दोनों सजा मिल सकती है। तो ये मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट कब आता है, ये ध्यान रखना है, 2013 से भारत में लागू है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही सही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग कराया जाता है। यहाँ पे व्यक्तियों के को अंदर नाली में हिला करके उस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से काम ये कराया जाता है। यह एक निंदनीय कार्य है। अब इसके स्थान पे भारत सरकार के द्वारा नमस्ते योजना लाया गया। उसमें क्या हुआ कि मशीनों का उपयोग करके है जो उस तरह से मल मूत्र को बाहर निकाल के है जो फेंका जाता है। तो राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र यानी नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। और इसके तहत सफाई कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई के खतरनाक कामों में मैनुअल रूप से शामिल नहीं होना है, यानी कि फिजिकली रूप से शामिल नहीं होना है। और इसके प्रमुख उद्देश्य है कि सफाई कार्य में शून्य मृत्यु दर हासिल करना है। कई कई क्या होता है, कई ऐसा गैस निकलता है इसके अंदर नाली में कि वो अंदर से बाहर निकल ही नहीं पाता है, और ठीक है वो पॉइजनस गैस होता है, जिस कारण से वो अंदर ही है जो डेड हो जाता है। और सफाई कर्मचारियों का मानव मल के साथ सीधा संपर्क है जो खत्म करना है, यानी कि सीधे सीधे हाथ से उसको नहीं निकालना है। सभी सफाई काम सुरक्षा उपकरणों के जरिए कराना है, और सभी सफाई काम कुशल श्रमिकों के द्वारा ही कराना है। आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों यानी ERACU को मजबूत भी बनाना है। और इसके तहत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और मान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसमें दिए जाने का प्रावधान भी दिया गया है। इसके तहत घरों, नागरिकों, RWA, मॉल मालिकों, अस्पतालों, होटलों और ठेकेदारों को सीवर और सेप्टिक टैंकों की से रुकावट दूर करने के लिए ERACU की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए भी आगे प्रमोट किया जा रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कितने कथन इसमें सत्य है। ठीक है, कौन से कथन नहीं पूछा गया कितने कथन सत्य है। स्विस संगठन AIR यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। इंडिया इज द फर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 बाई स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir। यहाँ पे कह रहा है क्या, तो इसमें तीसरा यहाँ पे थर्ड मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड मोस्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ढाका को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ढाका नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये न्यू दिल्ली हो जाएगा। इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष
लगातार चौथे वर्ष क्या किया गया है, सबसे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, यह ध्यान रखना है। और बिहार के पटना को नहीं, क्या बेगूसराय को, क्या बिहार के बेगूसराय को, क्या बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी आपको फैक्ट को याद रखना है। ये सिंगल स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है या फिर इसे स्टेटमेंट में भी दे सकता है। तो बेगूसराय इन बिहार हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड। और सेकंड क्या है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट, इसमें कितने स्टेटमेंट है जो इसमें ट्रू दिया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसको मान के चले कि यहाँ पे थर्ड लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। और कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्विस संगठन IQAIR, ठीक है, द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। और इसमें देख सकते हैं कि 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक PM 2.5 कंसंट्रेशन, यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशन के साथ ये जो प्रदूषक है, एक क्या है, पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इसके साथ विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है, तीसरा है। और रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रदूषण का स्तर भारत से अधिक दर्ज किया गया तथा उन्हें क्रमशः सबसे अधिक एवं दूसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में नामित किया गया। तो पहला स्थान बांग्लादेश, दूसरा स्थान पाकिस्तान, तीसरा स्थान हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत इस तरह से क्या है, सबसे प्रदूषित है जो देश है। विश्व के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 कहाँ है, तो ये भारत के ही हैं, 9 भारत के हैं। और भारत की वायु गुणवत्ता विगत वर्ष की तुलना में खराब और खराब होती चली गई है और दिल्ली निरंतर चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित की गई। और बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा, जहां औसत PM 2.5 सांद्रता 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि चर्चा में रहा सखी ऐप। सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है, तो सखी का मतलब क्या होता है, तो स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। आप जानते हैं कि गगनयान लॉन्च होने वाला है मिशन, उसमें है जो 3 एस्ट्रोनॉट को है जो ये सहायता करेगा, क्या, तो ये सखी ऐप है जो सहायता करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव एंड वर्सेटाइल एप्लीकेशन कॉल्ड द स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। क्रू क्या है, तो इसमें यहाँ पे 3 सदस्य इसमें जाने वाले हैं गगनयान में। ठीक है, और टू सपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन। सखी ऑफर्स एक्सेस टू टेक्निकल इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, मॉनिटर्स हेल्थ, इंश्योर्स कनेक्टिविटी विद अर्थ एंड ऑनबोर्ड सिस्टम एंड मैनेजेस डायट्री शेड्यूल्स। यहाँ पे उस तरह से जिसको जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको है जो देखभाल करने के लिए, उनके किस तरह से उनका खाना पीना हो, उससे इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए किस तरह से सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ये सखी ऐप उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्य कथन कौन सा है, तो 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया है। तो यंग क्रिटिक प्रशांत हैज बीन ऑनर्ड विद द 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं नाम में आपको चेंज कर सकता है या फिर उस तरह से मिलता जुलता नाम भी देख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रशांत नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे निशांत हो जाएगा, क्या, निशांत। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निशांत हो जाएगा। और हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल हैज बीन लॉन्च्ड बाय गरुड़ा एरोस्पेस। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ सकता है क्या कि त्रिशूल क्या है, त्रिशूल है क्या, तो एक बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन है, आपको ये ध्यान रखना है। और किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्या है, एक ट्रू हो जाएगा, यानी ओनली बी इसमें हो जाएगा, ओनली टू इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है युवा कवि आलोचक कौन है, निशांत है। उनको वर्ष 2023 का 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और निशांत को यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए दिया जाएगा। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है और गरुड़ एरोस्पेस कंपनी ने 22 मार्च 2024 को इस संबंध में जानकारी भी दिया है। सीमा गश्ती निगरानी
ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही पर नजर रखने, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और यातायात का आकलन करने के लिए इसमें उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूछा है कौन से कथन इसमें गलत है। टाइगर ट्रूम्फ जानते हैं कि टाइगर ट्रूम्फ एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसके द्वारा आप पढ़े होंगे, तो ये भारत और यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा ये लाया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। क्या? टाइगर ट्रूम्फ। और बीचेस ब्रूम की जगह क्या हो जाए? उग्रम हो जाए। क्या? उग्रम। उग्रम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये उग्रम विकसित राइफल है और DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इस भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बीचेस ब्रूम गलत हो जाएगा और पहला क्या है? ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन क्या है? इसमें गलत है, यानी कि कहा है असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन क्या है? गलत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि DRDO लॉन्चेज असॉल्ट राइफल उग्रम फॉर इंडियन आर्मी, इस तरह से देख सकते हैं। और भारत और अमेरिका के बीच ट्राई सर्विस अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ 2024 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 में किया गया। और ये कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे किया गया। आपसे पूछ सकता है कि ये तो चेन्नई में किया गया या फिर पश्चिमी तट गुजरात में किया गया, ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका मकसद क्या है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी समझ बढ़ाना और त्वरित व सुचारू समन्वय को इसमें सक्षम करना भी इसमें मुख्य मकसद रहा। ठीक है, और मुख्य रूप से यही आपको ध्यान रखना है। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ साथ अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी सेना और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने भी इसमें है जो भागीदारी हासिल किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस अभ्यास में काकीनाडा और विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय और अमेरिकी नौसेना के जहाजों के बीच क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी किया गया था। ठीक है, तो काकीनाडा और विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करना है और बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है। कि सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, सक्षम ऐप हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या था? ऐसा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसके द्वारा जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग को उस एप्लीकेशन पे जाना है, उसमें टिक मार्क करना है कि आपको है जो कौन सा बूथ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, यानी व्हील चेयर चाहिए या फिर कि आपको कोई उठा के ले जाए, आपको पहुंचाए। यानी कि मेन रूप से इलेक्शन कमीशन का ये मकसद है कि वोटिंग परसेंटेज को और भी ज़्यादा बढ़ाना इसका मेन मकसद रहा है। ठीक है, डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि किस भगवान के लिए? तो ये कृष्ण भगवान के से समर्पित है डोल यात्रा। और ये मुख्य रूप से डोल यात्रा है जो असम, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ज़्यादा ये डोल यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कहाँ पे? तो ये असम प्लस वेस्ट बंगाल, ठीक है, उस तरह से। और उड़ीसा भी हो सकता है, उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो डोल यात्रा महोत्सव कहाँ पे? तो उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में ये मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और सक्षम ऐप किसके द्वारा? सक्षम ऐप और सी विजिल ऐप भी इसको ध्यान रखना है। सी विजिल ऐप किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी ECI के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन क्या है? इसमें एक पहला कथन सत्य है जबकि दूसरा क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे कि कौन सा कोई दिव्यांग है उसको रजिस्टर करना है इस एप्लीकेशन पे आके, और इसमें है जो व्हील चेयर के लिए मार्क करना है, PWD कैटेगरी यानी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उसके लिए, ठीक है, रजिस्टर करना है। पोलिंग के दिन हेल्प के लिए कुछ बताना है कि आपको कुछ हेल्प भी चाहिए, तो भी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने है जो उस तरह से वॉलंटियर रहेगा, उस वो आपको लेके जाएगा, व्हील चेयर लेके आएगा और फिर आपको है जो वोटर बूथ पे पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोल यात्रा फेस्टिवल में देख सकते हैं कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यह त्यौहार खासतौर पर श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की याद में मनाया जाता है और इस डोल यात्रा का त्यौहार ब्रज, बंगाली और असम में विशेष रूप से मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि डोल यात्रा के दौरान ही कृष्ण ने राधा से अपना प्रेम प्रकट किया था, यानी कि कृष्ण जी ने राधा को प्रपोज किया था। ठीक है, इस त्यौहार को डोल पूर्णिमा, डोल यात्रा और डोल उत्सव जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, कृष्ण जी के लिए क्या है? तो ये वैलेंटाइन डे था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। कि हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को GI टैग से सम्मानित किया गया है। तो रिसेंटली रिगनाई पचरा ऑफ नागालैंड हैज बीन ऑनर्ड विथ GI टैग। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा
है जिसमें देखिए किस जगह पे हुआ है, तो नागालैंड आपको स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पे गलत है क्योंकि इसका हो जाएगा क्या, त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा का यह जीआई टैग है क्या, रिगनाई पचरा। और एक पंजीकृत जीआई टैग कितने वर्ष के लिए वैध होता है, वैलिड होता है, तो 10 वर्षों के लिए ये वैलिड होता है, फिर ये रिन्यू कराया जाता है, यानी फिर से इसका है जो रिन्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये रजिस्टर्ड जीआई टैग इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, आपको ये पता है। ठीक है, तो सेकंड सही हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा भारत में जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है, उसके पास दूसरा स्थान आता है। यहाँ पे पहला क्या है, यूपी के पास सबसे ज्यादा है, कितना, 75 जीआई टैग्स है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका आता है, तो दूसरा तमिलनाडु है, इसके पास कितना है, 58 है। ठीक है, और एक ही दिन में सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट किसके द्वारा, तो ये याद रखना, उत्तराखंड के द्वारा एक ही दिन में सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट कितना, तो 18 मिला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, और इसी के साथ त्रिपुरा में टोटल जीआई टैग की संख्या क्या हो जाती है, तो टोटल ये 4 बढ़ के हो जाती है, कितना, त्रिपुरा में टोटल 4 जीआई टैग इसमें मिल गया है। तो इसमें कह रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो केवल 2 इसमें सत्य कथन है। यहाँ देख सकते हैं कि त्रिपुरा में माताबड़ी पेड़ा प्रसाद और रिगनाई पेचारा टेक्सटाइल्स गेट जीआई टैग। त्रिपुरा के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है, और ये उत्पाद मातावारी पेड़ा प्रसाद और रिगनाई पचरा वस्त्र को मिला है। त्रिपुरा के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में दिया गया है, और ये उत्पाद कौन कौन सा है, मातावारी पेड़ा प्रसाद, रिगनाई पचड़ा टेक्सटाइल्स और क्या है, रीसा है। इसके साथ त्रिपुरा के पास सब कितना, तो टोटल ये 4 जीआई टैग हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जीआई टैग की शुरुआत कब होती है, 1999 में होती है, और सबसे पहला बार जो जीआई टैग दिया गया था किसको दिया गया है, 2003 में किसको, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और इसका रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में है, और इसका शुरुआत कब होता है, 1999 में स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करना है और बताना है कि कौन से कथन इसमें है जो सही है, इसको दिखाना है। ग्यालसूंग परियोजना का संबंध कहाँ कहाँ किस 2 देशों के बीच में है, तो भारत और किसके बीच, म्यांमार के बीच में नहीं है, किसके बीच है, तो भारत और भूटान के बीच में है। और ग्यालसूंग परियोजना की शुरुआत कब की जाती है, 2017 से शुरुआत की जाती है, 2017 में। ठीक है, और विभिन्न किस्तों के माध्यम से भारत सरकार ने ऐसा वादा किया है भूटान सरकार से कि आप हमको भिन्न किस्तों के माध्यम से आपको हम क्या करेंगे, 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ आपको है जो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाल ही में जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि सेकंड किस्त है जो 500 करोड़ का अभी हाल ही में भारत सरकार ने भूटान को दिया है ग्यालसूंग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये बेंगलुरु में नहीं किया गया, कहाँ पे, ये जैसलमेर में किया गया। कहाँ, जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में यह किया गया। और गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ, जैसलमेर राजस्थान में। और सी विजिल ऐप, अब ही हमने बताया आपको कि सी विजिल ऐप क्या है, तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सी विजिल ऐप के बारे में जानते हैं कि कब लॉन्च किया गया है, 2018 में सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया। सी विजिल का मतलब होता है क्या, सिटीजन विजिलेंस के रूप में ये काम करेंगे, यानी कि जो नागरिक है वही है जो क्या निगरानी करेंगे कौन क्या कर रहा है। यानी कि जब वो इलेक्शन में के टाइम में जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी जारी करता है, और यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है जो वायलेशन किया जाता है, अवहेलना की जाती है उम्मीदवार के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तब आप कोई सिटीजन है जो उसमें रिपोर्ट कर सकता है, जाके ऐप खोलेगा, उसमें रजिस्टर करेगा, ये फोटो है जो किसी को घूस देते हुए पकड़ के है जो उसमें फोटो खींच के भेज सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जानते हैं कि सी विजिल किसके द्वारा, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, कब, 2018 में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन से कथन सत्य है, तो यहाँ देख सकते हैं कि तीसरा और ये तीसरा स्टेटमेंट बस सही है, यानी केवल 3 इसमें सही हो जाएगा, बाकी 2 क्या है, गलत है। सत्य कथन क्या है, और केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसकी रिहाई भूटान की सुरक्षा और विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, इसलिए यह आयोजना लाया गया, क्या, ग्यालसूंग परियोजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि भूटान की रक्षा क्षमता को बढ़ाना और सेना और अन्य सुरक्षा बलों सहित उसके सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना इसका मुख्य मकसद है। इसमें भारत की सहायता भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने की उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसमें 10,000 करोड़ भारत ने देने का वादा किया है।
और भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 राजस्थान के कहाँ, जैसलमेर जिला में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया और इसका यह अभ्यास 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 के बीच में यह चला था। ठीक है, इसमें वायुसेना के करीब 10,000 वायुसैनिक ने भी इसमें हिस्सा लिया और यह अभ्यास देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास था, यह भी ध्यान रखना है। इसलिए पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में, और इसका नाम था गगन शक्ति 2024। ठीक है, इसमें वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। और इस अभ्यास के तहत उन्नाव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टच डाउन का भी अभ्यास किया गया था। कहाँ पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करना है कि IMT ट्राइलाइट 2024, IMT ट्राइलाइट 2024 के संबंध में बताना है कि कौन से कथन इसमें गलत है। यहाँ देख सकते हैं कि यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है, यानी कि IMT इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में क्या है, एक मध्य त्रिपक्षीय ये क्या है, एक्सरसाइज है। इट इज ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहला तो सही हो जाएगा। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है, आपको ये ध्यान रखना है, ये तीसरा नहीं है, क्या है, ये सेकंड है, ये सेकंड एडिशन है। तो दिस इज द क्या है, ये सेकंड एडिशन हो जाएगा। और इंडियन नेवल शिप्स INS तीर एंड INS किरपान, किरपान नहीं है, INS तीर तो शामिल हुआ है, लेकिन INS क्या है, सुजाता, INS सुजाता विल पार्टिसिपेट इन इट। इसमें क्या, तो किरपान गलत हो जाएगा, इसमें क्या, सुजाता हो जाएगा। ये INS तीर सही है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लिया। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट देख सकते हैं ये भी गलत है, यानी कि कह रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो केवल 2 और 3, यानी कि पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया IMT त्रिपक्षीय ट्रिलेट अभ्यास का दूसरा संस्करण था, जो कब हुआ, 21 से 29 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। और इस वर्ष इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये ध्यान रखना है, तो तंजानिया के जांजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर किया गया। ठीक है, और इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया, INS तीर और INS सुजाता इसमें किया, इसमें भाग लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्राइलेट अभ्यास 2 चरण में आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखना है। और यह देख सकते हैं कि यह एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, अभ्यास का वर्तमान संस्करण 2 चरणों में तैयार किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और IMT ट्राइलेट का पहला अभ्यास अक्टूबर 2022 में हुआ, इसका पहला संस्करण तंजानिया और मोजाम्बिक में आयोजित किया गया था। और IMT देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास तंजानिया के दार अस सलाम में शुरू हुआ था। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था, भारतीय नौसेना के साथ INS तर्कस ने किया था, INS तर्कस इसमें भाग लिया, लेकिन इसमें INS तीर और INS सुजाता ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने इसमें भाग लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पॉइंट नीमो के बारे में पूछा गया है कि पॉइंट नीमो के संबंध में कौन सा कथन इसमें असत्य है, गलत है। तो ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। तो ब्रिटेन्स क्रिस ब्राउन हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच पॉइंट नीमो, यहाँ पे सही हो जाएगा। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, यह कहाँ पे, न्यूजीलैंड के पूर्वी स्थित है, जो पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है, और ये सबसे फार्देस्ट पॉइंट है, यानी सबसे दूर का बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया क्या है, तो सत्य है। और पूछ रहा है क्या है, असत्य कौन सा है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सारे कथन इसमें क्या है, सत्य है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं पॉइंट नीमो है कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड के ये पूरब में स्थित है, और ये पॉइंट नीमो इट इज द ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, दैट इज द प्लेस इन द ओशन दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम इमर्ज लैंड। यहाँ पे जहाँ से भूमि है वहाँ से ये सबसे दूरी का है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि देयर इज नो वन अराउंड विद इन एन एरिया ऑफ 22 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 22 मिलियन किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास कोई भी यहाँ पे अभी है जो इनहेबिट नहीं है, अभी कोई भी यहाँ पे नहीं रह रहा है। ठीक है, that the closest people are in the international space station orbiting 400 किलोमीटर above the earth। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ना होकर के कहाँ है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है जो स्थित है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो लुइस मोंटेनेग्रो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। क्या, पुर्तगाल, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। और पुर्तगाल का कैपिटल कहाँ है, तो ये याद रखना है, क्या है, लिस्बन है। ठीक है,
और पुर्तगाल का ही निवासी कौन था? तो वास्को डी गामा था। और उस समय जो भारत आया था 1498 में, किसकी सहायता से? अब्दुल माजिद एक नाविक था गुजरात का, उसके सहायता से कालीकट के तट पे आता है, जहाँ पे उसके राजा केरल के राजा जमोरिन ने उस पर स्वागत करता है, जो कालीकट का उसमें राजा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट कार्यक्रम, स्टार्ट का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है क्या है? तो स्टार्ट का फुल फॉर्म है कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये किसके आपसे ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा है, तो किसको ये देगा? तो टू जनरेट इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल कैरियर इन स्पेस साइंस अमंग्स स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित कैरियर उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी के द्वारा इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया। क्या स्टार्ट के साथ साथ क्या एक स्टार्ट तो हो गया, उसके साथ साथ यूबी का प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूबी का प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जाके साइंस सेक्टर में है जो पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या है, तो इसका मुख्य मकसद क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आकर्षित करना है। इसमें प्रशिक्षण में अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों पर परिचयात्मक स्तर के विषयों को शामिल किया जाएगा। तो ठीक है, इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करने, इसमें भाग लेने पे उत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA क्या है? EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसकी शुरुआत कब होती है? 1960 में होती है। कब? 1960 में। ठीक है, इस समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य दिया गया है। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, FDI को इसमें लाना है। तो ये स्टेटमेंट पहला तो सही हो जाएगा कि इट एम्स टू अट्रैक्ट $100 बिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। इट एम्स टू क्रिएट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया थ्रू इन्वेस्टमेंट, यानी कि कह रहा है कि इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है, विकास करना है। और EFTA आइसलैंड, लिंटेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। तो EFTA एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसलैंड क्या है? तो ये लिंटेस्टीन और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड इसके मुख्य 4 सदस्य है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये यूरोपियन यूनियन के चारों ही सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कुछ नियम के द्वारा ये यूरोपियन यूनियन से ये क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, जिस कारण से इसका EFTA का ये भाग है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, सारे कथन इसमें दिए गए सत्य है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि EFTA का अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। और इसका मकसद यूरोप और दुनिया भर में अपने सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है। इसके मुख्य देश है कौन? तो 4 देश है, इसको ध्यान रखना है, आइसलैंड, लिंटेस्टीन और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यह यूरोप में 3 आर्थिक ब्लॉक में से क्या है? एक है। और EFTA के देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि ये देश कई समझौते के जरिए यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक पहुंच रखते हैं। और भारत के लिए EFTA का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यह होना है। कौन सा? EFTA कौन सा? ये 9th नंबर का है। ठीक है, भारत से EFTA को मुख्य रूप से ये चीज़ें निर्यात की जाती है, जैसे कि वस्त्र हो गया, रसायन, रत्न, आभूषण, मिशनरी और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट भारत से उस देशों में जाते हैं। और भारत को मुख्य रूप से वो कुछ चीज़ें वहाँ से भी आती है, जैसे कि मशीनरी, रसायन, कीमती धातु और चिकित्सा संबंधी है जो उपकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च दी महतारी वंदना योजना प्रमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट? तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि 12,000 रुपया है जो पर ईयर दिया जाएगा, एक साल में 12,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। देख सकते हैं महतारी वंदना योजना के द्वारा सरकार महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपया देगी, इस दिन लागू होगी, देख सकते हैं। और इस योजना राज्य की पात्र विवाहित महिला, इसमें कौन कौन से जो विवाहित महिला है उसमें ये क्वालिफाइड रहेगी, वो उसको पैसा मिलेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2024 तक की उम्र की सभी विवाहित महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और जो छोड़े गए महिलाएं यानी प्रत्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगी। ठीक है, इस योजना से करीब 70 लाख महिलाएं भी लाभान्वित होगी। इसमें मोदी जी का अगर पत्नी होता तो उसको भी ये मिल जाता 12,000 रुपया। ठीक है,
क्योंकि इनके द्वारा भी ये छोड़ी गई है, परित्यक्त महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी हर महीना वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट रंगपो रेलवे स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है, गंगटोक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन हाल ही में इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला रखी गई है। यहाँ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यह रेलवे स्टेशन सिक्किम में बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास सेवोके से सिक्किम के रंगपो तक बन रहे 45 किलोमीटर लंबे रेल लिंक का हिस्सा होगा और इस रेल लिंक में 14 सुरंग और 22 पुलें भी शामिल होंगे। यह रेलवे स्टेशन सिक्किम की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित होकर बनाया जाएगा और इस रेलवे स्टेशन के बनने से गंगटोक से नाथुला सीमा, जो नाथुला सीमा जानते हैं कहाँ पे? सिक्किम में नाथुला जो ये पास है, कहाँ पे? सिक्किम में है। और यह जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक एक मजबूत रेल नेटवर्क बनाएगा। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद सिक्किम जाने के लिए अब निकटतम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी नहीं रहेगा, अब है जो क्या? तो खुद ही ये रेंगपा है जो क्या? रंगपो है जो हो जाएगा रेलवे स्टेशन जो सिक्किम में स्थित रहेगा। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड अनजस्ट क्लाइमेट। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा किया गया है। और FAO के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को की जाती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे होता है? हेड क्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली में है। ठीक है, रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा जा चुका है कि ये किसका? तो ये FAO का हेड क्वार्टर कहाँ है? और ILO में कंफ्यूज होते हैं, तो ILO का याद रखना है। ILO का हेड क्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये ध्यान रखना है। इसका है जो जिनेवा है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं UNCCD की। तो UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट क्या? कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो रेगिस्तानी जो भूमि होती जा रही है, वैसे भूमि जो बंजर होते जा रहे हैं उसको हरा भरा करना है। उसके लिए UNCCD की स्थापना की जाती है। कब? 1994 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बॉन जर्मनी में है। कहाँ? बॉन जर्मनी, ये ध्यान रखना है। और UNFCCC का भी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बॉन जर्मनी में है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है कब? 1992 में होती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रियो डी जेनेरियो में होता है 1992 में। ठीक है, और UNEP की बात करते हैं तो UNEP की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। कब होती है? 1972 में। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? केन्या की राजधानी कहाँ? नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में इसका हेड क्वार्टर है। केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है, इसको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन इसका जो क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना होती है उस तरह से जो किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है उसी के उद्देश्य से की जाती है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि सबसे पहली बार 1972 में जानते हैं कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाने के बाद की घोषणा की गई थी। उसी के दौरान UNEP की भी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ? केन्या नैरोबी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने द अनजस्ट क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है और इसमें दर्शाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय और अनुकूलन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिंग, धन और आयु के साथ किस प्रकार यह अलग होता है। FAO ने 24 LMIC यानी कि लो मीडियम इनकम कंट्री, ठीक है, के 950 मिलियन से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्या 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का यह विश्लेषण किया है। अध्ययन में इस जानकारी को 70 वर्षों के भू संदर्भित दैनिक वर्षा और तापमान के आंकड़ों के साथ एकीकृत किया गया ताकि आय, श्रम और अनुकूलन रणनीतियों पर जलवायु तनावों के प्रभावों की जांच की जा सके तथा धन, लिंग और आय के आधार पर अंतर किया जा सका।
किया जा सके। ठीक है, तो इसका मुख्य मकसद आपको यह याद रखना है कि FAO ने क्या किया है, द अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट से एक रिपोर्ट जारी किया। किस शीर्षक से, शीर्षक का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाले मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष यानी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। In view of the frequent deaths and growing public discontent due to animal attacks, which state has officially classified human-animal conflict as a state-specific disaster? यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के थ्रू रोड निकाला जाता है, जिस कारण से जब ये पशु वहाँ से क्रॉस करते हैं, रोड से क्रॉस करते हैं, तो उसका सामना है जो इंसानों से हो जाता है, जिस कारण से दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है और उस तरह से दोनों एक दूसरे से बचने का भी प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जानवर इस पर हमला भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ऐसा रिपोर्ट भी दिया गया है कि ईयर वाइज ब्रेक किया गया है कि टाइगर का है जो ह्यूमन पे किस तरह से अटैक किया गया, एलिफेंट का किस तरह से अटैक किया गया। तो देख सकते हैं कि 2014-15 में इसकी संख्या क्या थी, तो एलिफेंट अटैक 418 हुआ ह्यूमन पे, और फिर टाइगर अटैक्स 42 हुआ। जो अभी देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा है जो एलिफेंट अटैक तो बढ़ा है, लेकिन फिर 2021-22 में लेकिन टाइगर अटैक भी थोड़ा सा ये कमा है, लेकिन वो बढ़ा है। ठीक है, इस तरह से आगे घटते रहता है। इस तरह से इस पे काम करने की भी सरकार का इसमें है जो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हाथियों को रोड पर ना आने के कारण क्या हुआ, एक बीहीप प्रणाली लाया गया है। जैसे ये रोड है, रोड के किनारे क्या हुआ कि रोड के किनारे इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता लगाया जा रहा है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता लगाया जा रहा है, जिस कारण से यदि मधुमक्खी के छत्ते को ये क्रॉस करके जाता है रोड की तरफ, तो मधुमक्खी उसको काटने लगते हैं, जिस कारण से उसका जब हिलता है तो काटने लगते हैं, जिस कारण से हाथी अपने पीछे की ओर लौट जाता है, जिस कारण से इसका ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। ऐसा प्रयास किया गया है। ठीक है, और ऐसा जो कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है, तो उसमें ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए जाने के है जो भारत सरकार ने प्रयास भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र कुछ है नहीं, अग्नि 5 मिसाइल है, उसी को है जो नया नाम दिया गया है, क्या, मिशन दिव्यास्त्र। DRDO ने इसको डेवलप किया है। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया, और मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। आपको यह ध्यान रखना है कि अग्नि 5 मिसाइल ही क्या है, तो ये मिशन दिव्यास्त्र है। और इसका रेंज क्या रखा गया है, तो इसमें रेंज बढ़ा दिया गया है, और ये रेंज इसमें 5000 किलोमीटर तक का किया गया है। ठीक है, 5000 किलोमीटर इसका रेंज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका रेंज क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेंज 5000 किलोमीटर, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक भी हमला बोला जा सकता है इसके माध्यम से। तो इसमें कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट देख सकते हैं, इसमें दोनों कथन क्या है, सत्य है। पूछा क्या है, सत्य क्या है। ठीक है, और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ, तो फ्लाइट टेस्ट किया गया, कहाँ पे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे आइलैंड्स पे, ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। कब, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो न्यू दिल्ली। और इसका न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर के साथ साथ ये ध्यान रखना है, अभी चेयरमैन कौन है इसके, तो क्या, तो KV सामंत, SV सामंत या कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि मिशन दिव्यास्त्र का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि आप है जो इसमें पहले क्या होता था कि नॉर्मल जो मिसाइल होता है उसमें सिंगल बार हेड होता था, यानी कि एक मिसाइल है, एक टारगेट पे जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जब एक बार छोड़ा जाएगा, इसमें बहुत सारे इसमें बार लोड्स इसमें डाले जाएंगे, यानी कि उस तरह से इसमें देख सकते हैं कि बार हेड रहेंगे, यानी कि एक टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, दूसरे टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, 3 टारगेट को, इस तरह से मल्टीपल रूप से है जो आपको डिस्ट्रॉय करते रहेगा टारगेट को। इसका ये मेन मुख्य मकसद है। तो ईच री एंट्री व्हीकल कैन बी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, दे आर ऑल लॉन्च्ड फ्रॉम वन मिसाइल बट हिट डिफरेंट टारगेट, यानी एक मिसाइल से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट टारगेट को ये करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल बार हेड्स होता है, ये ध्यान रखना है। MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, वन मिसाइल मेनी वॉरहेड्स, इसका मुख्य मकसद है किसका, मिशन दिव्यास्त्र का, ये ध्यान रखना है। और किसके द्वारा, DRDO का एक प्रमुख मिशन है। इसके तहत भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित
ये ध्यान रखना है, स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया था और यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, ये ध्यान रखना है। और इसका मुख्य मकसद आपने देख सका कि एक ही मिसाइल को कई युद्ध स्थलों पर भी तैनात किया जा सकता है और यह मिसाइल स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणालियों और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से यह लैस है और एक ही प्रक्षेपण में कई बार हेड को एक ही स्थान या अलग अलग स्थानों पे पहुंचाना भी इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑस्कर पुरस्कार 2024 हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 दिया गया और उसमें कह रहा है कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, ये ध्यान देना है। तो एमा स्टोन को दिया गया, एक्ट्रेस है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया, अवार्ड दिया गया ऑस्कर अवार्ड। किलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर में इस तरह से इनका मुख्य मकसद रहा है, मुख्य ये जो उद्देश्य रहा है क्या, तो उस तरह से परमाणु बम के बारे में जो उसमें रिसर्च को दिखाया है, तो इसमें इसके लिए ओपेनहाइमर के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को। द जोन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है, यानी कि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कौन है, यही है ओपेनहाइमर के जो मुख्य कलाकार हैं, कौन है ओपेनहाइमर के, इनका नाम क्या है, तो किलियन मर्फी है। क्या है यहाँ देख सकते हैं क्या नाम है, तो किलियन मर्फी देख सकते हैं, ये क्या है ओपेनहाइमर में एक्टिंग किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं ये कौन है, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्हें बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल दिया गया है। क्या, कौन सी फिल्म के लिए, ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल तो एमा स्टोन को दिया गया है। किस मूवी के लिए, पुअर थिंग्स के लिए दिया गया। क्या, पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है, पुअर थिंग्स के लिए ध्यान रखना है एमा स्टोन। ठीक है, और भी याद रखना है कि बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर को दिया गया, जिसमें एमा थॉम्स, चार्ल्स रॉबिन एंड क्रिस्टोफर नोलन इसके प्रोड्यूसर भी रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक्टिंग कौन किया, किलियन मर्फी। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टिंग किया है क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल किसको दिया गया, ड्वाइन जो रैंडोल्फ, किसके लिए, द होल्डओवर्स के लिए। ठीक है, और बेस्ट राइटिंग यहाँ पे ये सब ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, बस आपको ये मुख्य याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पे है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि 193 देशों में क्या है, 0.437 स्कोर के साथ कितने स्थान पे, 108वें स्थान पे। इसकी चर्चा हमने पहले किया है, तो इसको हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं कि भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में कितने रैंक की छलांग लगाई, तो 14 रैंक इसमें आगे बढ़ा है, यानी कि 122 से क्या पहुंच गया है 108वां स्थान पे। यह है जो प्लस में गया है, पॉजिटिव रूप में गया है। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही दिया गया है, आपको हमने पहले बता दिया है। इसमें ये स्कोर आपको याद रखना है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये तिरुवनंतपुरम, यानी केरल की जो राजधानी पहले थी त्रिवेंद्रम, उसी का नया नाम भी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, केरल के तिरुवनंतपुरम में सीडेक में किया गया। ये सीडेक क्या होता है, सीडेक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी एडवांस कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए ऐसा एक केंद्र बनाया गया है सीडेक, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। और इस केंद्र का नाम सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी रखा गया है। यह केंद्र नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और फ्यूचर लैब्स तिरुवनंतपुरम को भारत का अगला इनोवेशन हब बनाने की योजना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि तिरुवनंतपुरम के समृद्ध प्रतिभा पूल और तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूल माहौल का लाभ उठाना है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन यहाँ पे ये मंत्री के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो ये राजीव चंद्रशेखर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया, तो पहला शिक्षक रोबोट कौन सा है, आइरिस है। इंडियाज फर्स्ट AI टीचर रोबोट आइरिस वाज अनवील्ड इन ए स्कूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो अनवील्ड का मतलब क्या हुआ, उसका उद्घाटन किया गया, इस तरह से अनावरण किया गया। तो इसका केरल हो जाएगा, आंसर क्या, ऑप्शन सी केरल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, ये फर्स्ट हमारे AI टीचर हैं। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल ने भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिक्षक रोबोट आइरिस की शुरुआत भी कर दी है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व नवाचार का अनावरण हुआ है।
ठीक है। मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से विकसित आइरिस का उद्देश्य छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण विधियों को बदलना है। वॉइस असिस्टेंट और IRIS के से लैस यह उपकरण छात्रों को इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों में भी संलग्न करेगा और इसका उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देता है, स्पष्टीकरण प्रदान करता है तथा व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से शैक्षिक सामग्री भी प्रदान करता है। और ये क्या है, मिस का नाम क्या है, मिस आइरिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो कहां पे किया गया? तो राजस्थान में किया गया। कहां पे? राजस्थान में किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द एक्सरसाइज भारत शक्ति ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इन? फिर कहा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कहां पे? राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं का अभ्यास भारत शक्ति आयोजित किया गया। आपसे पूछ सकता है कि भारत शक्ति में कौन इसमें भाग लिया था? तो भारत के तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स इसमें भाग लिया था। और यह अभ्यास 12 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। इस अभ्यास में प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाग लिया था और इसमें स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए युद्ध कौशल का इसमें है जो प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोचरब आश्रम डायरेक्ट कहां पे है? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द रिनोवेटेड कोचरब आश्रम इन विच सिटी ऑफ गुजरात टू कमेमोरेट द 94th एनिवर्सरी ऑफ द दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जानते हैं कहां पे है? गुजरात में है दांडी शहर। और दांडी में जानते हैं कि दांडी से ही ये दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था गांधी के द्वारा। कब? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को ये स्टार्ट चला था और ये 24 दिन तक चला था। कितना? 24 दिन। और ये कितना ये 240 माइल्स चला था। 240 माइल्स, ये ध्यान रखना है, 240 माइल्स और लगभग 386 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, और इसमें कितना सहयोगी था? तो इसमें टोटल 78 सहयोगी था। 78 लोग के 78 सहयोगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है बीपीएससी पीटी में 1, 2 और ये 3। ठीक है, और ये कहाँ से चला है? तो ये गांधी जी के जो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम से वो चला था दांडी, ये यात्रा किए थे। गांधी जी पैदल यात्रा किए थे। और दांडी ये कहाँ पे? गुजरात के नवसारी जिला में है। गुजरात के नवसारी जिला। कहाँ पे? गुजरात के नवसारी जिला। यहीं पे जाके वो सीडीएम की शुरुआत करते हैं, जब वो क्या करते हैं? सॉल्ट को ये ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, यानी नमक कानून को ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। और ये जो कोचरब आश्रम है वो बनाया गया कब था? जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं इंडिया। और ये गए कब थे? ये गए थे 1893 में गए थे। ठीक है, तो लगभग 20 सालों बाद, ठीक है, लगभग 20 सालों के बाद ये है जो 20-22 सालों के बाद ये भारत लौटते हैं। और 9 जनवरी को उसी की खुशी में मनाया जाता है क्या? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि उस जब आए थे तो सबसे पहली बार कहाँ गांधी जी आश्रम बना के ठहरे थे? तो यही कोचरब आश्रम है, यहीं पे अहमदाबाद में ये ठहरे थे। इसके बाद फिर ये वर्धा गए, फिर और जाके ये अहमदाबाद में पूरी तरह से आश्रम बना के सेटल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यही ये आश्रम बनकर तैयार हुआ है, कोचरब आश्रम। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयां लेने की याद दिलाने के लिए 7000 होडोल रोबोट गुड़िया तैयार किया है? तो द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिप्लॉयड 7000 हाइडोल रोबोट ड्रोल्स टू keep senior citizens company and remind them to take their medicines in a bid to tackle the growing problem of loneliness among the elderly। यानी कि अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए उसको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए ऐसा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? तो ये दक्षिणी कोरिया के द्वारा, यानी साउथ कोरिया के द्वारा। और साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये सियोल है, सियोल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से गुड़िया जो बनाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि उस तरह से बुजुर्ग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग की संख्या है दक्षिणी कोरिया और उस जापान जैसे देशों में है, जो बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण से उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ काउंसलिंग नहीं मिल पा रहा है, सेफ्टी सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। उसी के लिए ऐसा विकास, गुड़िया का विकास किया गया है दक्षिणी कोरिया सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क एम्ड एट इनकरेजिंग द यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज इन ए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विथ विच कंट्री। तो इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाए, इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया के साथ और भारत का RBI दोनों मिल करके इस तरह से करेंसी है जो डोमेस्टिक करेंसी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडोनेशियन बैंक और ये RBI भारत के बैंक है, दोनों ने मिल करके सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं को भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया, इंडोनेशिया का ये पूछा गया बिहार दरोगा में क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, तो रुपया है और इसका क्या है, भारत का रुपया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पे उस समय हस्ताक्षर किया गया था और समझौता ज्ञापन पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे कौन है, शक्तिकांत दास, और बैंक इंडोनेशिया गवर्नर याद रहे कौन है, पेरी बारजियो ने इसमें हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और द्विपक्षीय सहयोग को इसमें मजबूती भी मिलेगा। ठीक है, भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से इसमें बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद है। साथ ही व्यापार को प्रोत्साहन के साथ साथ द्विपक्षीय एकीकरण को भी सुदृढ़ करने में यह मदद करेगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच में विवादित है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा कि द सनान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये बनाया गया है। ठीक है, और ये किसके बीच, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से 40 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर में यह प्रोजेक्ट 1925 में बनाया गया था। कब, 1925 में बनाया गया, और इसका निर्माण तत्कालीन मंडी राज्य के शासक और राजा जोगिंदर सेन और ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल BC बैटी के बीच में लीज के तहत यह किया गया था। देख सकते हैं कि सानन जल विद्युत परियोजना पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्य अपना दावा करता है, जिसके संबंध में हाल ही में केंद्र सरकार ने यथा पूर्व स्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है। पंजाब ने उक्त मुद्दे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख किया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि 1925 में ब्रिटिश काल के दौरान पंजाब को ब्यास नदी की सहायक नदी उहुल पर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित 110 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए पट्टा दिया गया था। ठीक है, औपचारिक रूप से पट्टा करार मंडी के तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा पंजाब के मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत कर्नल BC बैटी के बीच में यह संपन्न किया गया था। इसका उपयोगिता देखते हैं कि इस जल विद्युत परियोजना के भारत के स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित पंजाब और दिल्ली की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लाहौर को इस परियोजना के माध्यम से होने वाली आपूर्ति रोक दी गई और ट्रांसमिशन लाइन को अमृतसर के बेरका गांव में समाप्त कर दिया गया। मुख्य रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से नदी पे है, तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी उहुल पे है, और ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये डिस्प्यूट है। अगला प्रश्न, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है याओंडे किसका कैपिटल है, याओंडे किसका कैपिटल है, तो कैमरून का कैपिटल है। कहाँ का, कैमरून। कैमरून का कैपिटल कहाँ है, याओंडे है। इसमें आंसर किसके लिए, तो मलेरिया के लिए। तो हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्री हैव रिसेंटली एंडोर्स्ड द याओंडे डिक्लेरेशन विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग डेथ्स फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जानते हैं कि पैरासाइट के कारण होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह होता है। ठीक है, यह देख सकते हैं किस तरह से यह सबमिट किया गया है। याओंडे में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्री बैठक बढ़ते वैश्विक मामलों के बीच मलेरिया से होने वाले मौतों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अफ्रीका 94% मामलों और 95% मामले यानी कि मौतों को देखते हुए इस तरह से एक बार मीटिंग करने का प्रयास किया है। तो याओंडे कैमरून में एक ऐतिहासिक सभा में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें भाग लेता है। ठीक है, और उपलब्ध उपकरणों और प्रणालियों के बावजूद विश्व स्तर पर मलेरिया के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसका खामियाजा अफ्रीका को भुगतना पड़ा है, जहां 2022 में 94% मामले और 95% इसमें मौत देखी गई है। यानी कि 94 केस ऐसे दिए, जैसे समझ लेते हैं जैसे 94 केस वहां दिखा गया मलेरिया का, उसमें से 95% मौत हो गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कितनी मौतें देखी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करना और बताना कि इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्त आप जानते हैं कि उस समय तुर्की और सीरिया के क्षेत्रों में है जो भूकंप आता है, जिसकी भूकंप आने से लैंडस्लाइड आया, भूकंप आया, जिस कारण से क्या होता है कि भारतीय
सेना के द्वारा वहां पे जाकर के सुरक्षा प्रदान किया गया। ठीक है, ये ऑपरेशन दोस्त था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध छिड़ा गया, उसमें भारतीय जो बसे हुए थे वहां पे, उसको भारत वहां से वापस निकालने के लिए, वापस लाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा एक प्रयास किया गया। ठीक है, और वहां से मुख्य रूप से वहां पे भारतीय नागरिक छात्रों को एयरलिफ्ट यहाँ से किया गया। कहाँ से? यूक्रेन से किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करते हैं तो हैती से भारतीय नागरिकों को निकाला गया। हैती ऐसे मुख्य रूप से भारत का हैती में कोई भी उस तरह से वहाँ पे कोई एम्बेसी है नहीं। और ये है कहाँ पे लोकेटेड? तो हैती लोकेटेड कहाँ पे है? तो कैरेबियन आइलैंड में है। कैरेबियन आइलैंड यानी जमैका के आसपास है। जो जमैका जो कैरेबियन वेस्ट इंडीज का आइलैंड है, वहाँ पे आसपास लोकेटेड है। लेकिन इसको हैती में ना होकर कहाँ पे भारत का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये डोमिनिकन रिपब्लिक में इसका हेड क्या है? एम्बेसी भारत का है। यहाँ से हैती से निकाल करके यहाँ पे लाया गया इसके सहयोग से, और यहाँ देख सकते हैं। और यह जमैका के आसपास का क्षेत्र है। और ये कहाँ पे? ये पैसिफिक कैरिबियन आइलैंड्स में है, कैरिबियन सी में है। कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में, याद रखना है। ये ऑपरेशन दोस्त यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे इस तरह से करा। तुर्की और उसके पड़ोसी देश सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई, जिसके बाद जो भारत सरकार ने उस तरह से वहाँ पे मदद भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला तो गलत हो जाएगा, मिलान गलत है, और दूसरा और तीसरा इसमें सही दिया गया है। तो इसमें केवल 2 और 3 क्या है? सही है। यहाँ पे देख लिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पे पाया गया? तो द रिसेंटली डिस्कवर्ड जायंट वोल्केनो नोक्टिस वोल्केनो वाज फाउंड ऑन विच प्लैनेट? तो आंसर इज ऑप्शन ए, मार्स प्लैनेट, यानी मंगल ग्रह पे यह ज्वालामुखी खोजा गया है। यहाँ देख सकते हैं कि न्यूली डिस्कवर्ड जायंट वोल्केनो नाम है नोक्टिस वोल्केनो। क्या है? कहाँ पे है? ये मार्स पे है, मंगल ग्रह पे है। इसको ध्यान रखना है। तो नोक्टिस ज्वालामुखी नामक विशाल ज्वालामुखी कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। शोधकर्ताओं ने एक बड़ी खोज की है, इसे आप ध्यान रखना है। 29,600 फीट ऊंचा और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा यह विशाल ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शुरुआत के दिनों में क्या होता था कि उस समय सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी होते थे, लेकिन 1989 में भी सिंगल मेंबर बॉडी हुआ, लेकिन उसमें संशोधन भी बाद में देखा गया 1989-90 के बाद, और उसमें 1+2 यानी कि एक CEC रहेंगे यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसमें 2 EC रहेंगे यानी इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यानी अभी 1+2 के रूप में ये फंक्शन कर रही है। और ये आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 में दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना है। तो इसमें ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को इसमें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सुखवीर सिंह संधू हैं और ये ज्ञानेश कुमार है, जिन्हें है जो, और ये क्या है? ये 26th CEC है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कौन? राजीव कुमार है। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये कौन है? सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार है, 2 नए चुनाव आयुक्त हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभा वर्मा हो जाएगा, प्रभा वर्मा। और ये मलयालम के कलाकार हैं, जिसे हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2023। तो आंसर इज प्रभा वर्मा। यहाँ देख सकते हैं प्रभा वर्मा यहीं पे हैं, और ये 33वां सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया है। 18 मार्च 2024 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया, और उन्हें उनकी काव्य कृति कौन सा? तो रौद्र सात्विकम के लिए सम्मान दिया गया, और यह पुस्तक वर्ष 2022 में प्रकाशित की गई। 32वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया था, और ये क्वेश्चन कई जगह पूछा भी गया था, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया मलयालम भाषा के में, और कौन से काव्यकृति के लिए? रौद्र सात्विकम। इसकी शुरुआत कब होती है? 1991 में। किसके द्वारा दी जाती है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूचित में वर्णित, जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो मूल रूप से भाषा कितनी थी? 14 थी, लेकिन बहुत सारे संशोधन होते हैं, जैसे 92 संशोधन 2003 में भी होता है। उस तरह से मैथिली, डोंगरी, सैंथाली, इस तरह से बहुत सारे भाषाओं को जोड़कर 14 से पहुंचाया जाता है 8 को जोड़ करके टोटल 22 बनाया गया। इसकी चर्चा हमने जो मुख्य रूप से कहाँ पे किया है? तो 75 का सेट डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हमने किया है, उसे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। तो भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को इसमें प्रदान किया जाता है। इसके तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार भी राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान दिया गया किसको? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। उनकी पुस्तक 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सभी के लिए जल, वाटर फॉर ऑल इसका ऑप्शन सी थीम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय था सभी के लिए जल। इस मकसद इसका क्या रहा कि स्वच्छ पानी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और जल अधिकारों की वकालत करने पर जोर देना। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल कब मनाई जाती है? 14 मार्च को मनाई जाती है। इस दिन नदियों के महत्व को याद किया जाता है और नदियों के लिए नीतियों में सुधार की मांग भी की जाती है। इस दिन पर्यावरणविद, समुदाय और नीति निर्माता एक साथ आते हैं और नदियों के महत्व को मनाते हैं। साथ ही प्रदूषण, आवास क्षरण और अत्यधिक दोहन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। जैसे जानते हैं आप लोग कि इस तरह से गंगा को बचाने के लिए गंगा क्लीन मिशन भी स्टार्ट किया गया था। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की शुरुआत कब होती है? तो 1997 में ब्राजील के कुटिवा में हुई थी। तब बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई थी। वहीं विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कौन? विश्व नदी दिवस। ठीक है, हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन साल 2024 में यह दिन 22 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, साल 2024 में कब मनाया जाएगा? 22 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, इस दिन का मकसद नदियों के महत्व पर प्रकाश डालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड बाय हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, यानी कि क्या? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। देखिए, पहले शुरुआत की जाती है उस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे प्रमोट किया जाता है। इसके लिए फेम योजना लाया जाता है। ठीक है, फेम योजना लाया जाता है। फेम योजना में इलेक्ट्रिक व्हीकल को है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ई व्हीकल या जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, उसमें बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा को प्रमोट किया जाता है और उसके द्वारा फेम योजना को लाया जाता है। और ये कब लाया जाता है? 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। फास्टर अडोप्शन ऑफ मोटर, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इसमें अडोप्ट किया जाता है। ठीक है, 2015 से इसको अडोप्ट किया गया। ठीक है, और इसके लिए बहुत जगह उस तरह से चार्जिंग फैसिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा कर दी है और 500 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू हुआ है। इसमें अब खत्म हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक दोपहिया यानी 2 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल और 3 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इसका लागू होगा। इसका उद्देश्य है कि देश में हरित गतिशीलता को और बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा सेटअप करना। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? कौन सा संस्करण? 12वां था। और यहाँ पे कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। तो वेयर वॉज दी 12th एडिशन ऑफ द इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की जाती है और यह 2 दिवसीय बैठक थी। इसमें दोनों देशों इटली और भारत के रक्षा सहयोग और सैन्य स्तर के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए नए पहलों पर भी चर्चा की जाती है। तो इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और इटली के रक्षा जनरल स्टाफ भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और भारत और इटली ने हाल ही में मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री यहाँ पे सुश्री जॉर्जिया मिलोनी की भारत यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मिलोनी के नाम से इस तरह से ट्वीट भी किया गया था मोदी के द्वारा कि मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट। यहाँ पे जॉर्जिया मिलोनी ने भी इसमें रीट्वीट किया और फिर कहा कि गुड फ्रेंड्स एट COP28। यहाँ मिलोडी के नाम से ये काफ़ी मीम इस पर वायरल भी हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में यह सीमा के रूप में कार्य करता है? तो द टर्म ब्लू लाइन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, द टर्म ब्लू लाइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? तो लेबनान एंड इजराइल।
हाल ही में देख सकते हैं कि लेबनान और इजराइल में संघर्ष देखा गया, ठीक है। और लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो जानते हैं कहाँ पे, बेरूत में है, बेरूत में है। जबकि इजराइल का कहाँ है, जेरूसलम है, जेरूसलम है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू लाइन कहाँ है, तो यूएन के द्वारा ये डिमार्केट किया गया है, ब्लू लाइन जो ये यहाँ पे है, देख सकते हैं ब्लू लाइन है। और ये किसके बीच में है, तो लेबनान और इजराइल के बीच में यह है जो ब्लू लाइन है, इसको ध्यान रखना है। और यहीं पे देख सकते हैं गोलन हाइट्स काफ़ी बार न्यूज में रहता है, और यूपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि गोलन हाइट्स है कहाँ। तो गोलन हाइट्स जानते हैं कि इजराइल के साथ, ये सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और फिर कहाँ करता है, तो ये यहाँ पे जॉर्डन है, क्या है, जॉर्डन है, जॉर्डन है। तो जॉर्डन के बीच में ये 3 कंट्री के बीच में ये बॉर्डर शेयर करता है। और जानते हैं कि इसका 2/3 जो पार्ट है, जो 2/3 पार्ट है, इसको है जो कंट्रोल करता है इजराइल। इजराइल क्या करता है, 2/3 पार्ट, ठीक है। और इसका 1/3 पार्ट कौन करता है, तो ये सीरिया करता है। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमस्कस है, दमस्कस है, ठीक है, इसको याद रख। और लेबनान की राजधानी कहाँ, बेरूत है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि 6 डे बार होता है, एक 6 डे बार टर्म आता है। 6 डे बार किसके बीच में लड़ा गया था, 6 डे बार कब लड़ा जाता है, 1967 में लड़ा जाता है। इसके बीच तो इजराइल और अरेबियन जो कंट्री के कुछ ग्रुप्स शामिल इसमें होते हैं, जैसे कि इसमें इजिप्ट होते हैं, अरब के कुछ देश होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका याद रखना है। इसमें विजेता कौन बनते हैं, तो ये इजराइल होता है। और इजराइल उसी के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स को 2/3 पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। संयुक्त राष्ट्र ने ब्लू लाइन सीमा पर गोलीबारी की तीव्रता में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की, और यह सीमा लेबनानी और इजरायली सशस्त्र बलों को अलग करती है। ब्लू लाइन सीमा लेबनान को इजराइल और गोलन हाइट्स से अलग करने वाली ये क्या है, एक सीमांकन रेखा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 में, कब, ये 2000 में इसको है जो डिमार्केट किया गया था। इसे चिन्हित किया गया था कि इजराइल से लेबनान पूरी तरह से है जो क्या है, वापसी कर ली है या नहीं। इस तरह से इसमें दोनों के बीच में है जो कि डिवाइड लाइन दिया गया था। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी ऑनर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ क्या, मॉरिशस, मॉरिशस विश्वविद्यालय। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, पविंद्र कुमार जगन्नाथ। पविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ एक बैठक भी की, और इस बैठक में भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। और इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड भी भेंट किया, रुपे कार्ड भी भेंट किया था, ये भी ध्यान रखना है। और मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 12 मार्च 2024 को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया। तो रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल वीमेन मैरीटाइम सर्विलांस मिशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार हाल ही में इसकी राजधानी को होम मिनिस्टर ने चेंज किया है। इसका नया राजधानी विजयपुरम बनाया गया है, जो पहले क्या था, पोर्ट ब्लेयर था। यहाँ देख सकते हैं, इसमें कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जानते हैं कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INS 318 की 40वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए A&N कमांड ने रक्षा में महिला, यानी कि अंडमान एंड निकोबार कमांड ने रक्षा में महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने पहले पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन को अंजाम दिया था, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि मिशन में क्रू कौन कौन से हैं, तो INS उत्कर्ष, ये ध्यान रखना है। INS उत्कर्ष पर आधारित मिशन को 3 महिला अधिकारियों वाले कुशल दल के द्वारा निष्पादित किया गया था। इसमें शामिल थे लेफ्टिनेंट कमांडर सुवांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा इसमें शामिल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वेयर वाज द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति का फुल फॉर्म है, और प्रोग्राम लॉन्च किया गया किसके दो, कहाँ पे, ये पहला पूछ रहा है, पहले चरण। तो पहले चरण कहाँ, चंडीगढ़, और दूसरे चरण अभी लॉन्च किया गया कहाँ पे, ये सेकंड है जो चरण, कहाँ पे, सेकंड जो प्रोग्राम है, ठीक है, कहाँ पे ये लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में, इसको याद रखना है। और किसके द्वारा, तो अभी हाल ही में खेल युवा मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया है, मनसुख मंडाविया, उसके द्वारा ये है जो लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कहाँ पे, नई दिल्ली में, इसको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं कीर्ति का पहले आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और इसका मकसद क्या है कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के दूसरे चरण का कल नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कीर्ति
की कल्पना आधुनिक आईसीटी उपकरणों यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के आधार पर प्रतिभा को पहचानने का तंत्र या विकसित करने के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य है एक ही मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा की पहचान करना। इसका वो लक्ष्य है कि सभी राज्यों को शामिल करके 2024-25 में 20 लाख खेल प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना। कृति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया। ठीक है, पहला चरण कहाँ? तो 12 मार्च को हुआ था चंडीगढ़ में और दूसरा चरण नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें जो इस स्पर्धा में देख सकते हैं इस चरण में 70 केंद्रों पर 3,62,683 पंजीकरण भी हुआ और इच्छुक एथलीट का मूल्यांकन 11 स्पर्धाओं में हुआ। और ये स्पर्धा क्या है? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती। यदि आप इस तरह से खेल में जुड़े हुए हैं और ऐसा इच्छुक हैं तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, आपके लिए भी ये ओपन है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो इसका डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन है जो इस तरह से बना के भी दिया गया है ताकि आपसे है जो आपका अभ्यस्त रहे। तो इसका आंसर क्या है? अग्नि 5 है और उसकी रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको हमने पहले इसके बारे में बता दिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि भारत की अग्नि 5 देख दुश्मन परेशान। भारत ने शक्तिशाली अग्नि 5 मिसाइल की पहली तस्वीर जारी कर दी है और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी वाली ये अग्नि 5 मिसाइल है। इसके बारे में बताया है, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया गया। ठीक है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का यह विषय क्या था? तो टीके सभी के लिए काम करते हैं यानी कि वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका मुख्य मकसद था। ठीक है, कराए साल 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या है? तो टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, और इसका मकसद यह बताना कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित और प्रभावी टीकाकरण से बचाया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत कब होती है? 1995 में होती है और इसका मकसद क्या है कि स्वास्थ्य प्रणाली में टीकों के महत्व को बढ़ाना, खत्म हो चुकी बीमारियों के बारे में जागरूकता को आगे और भी बढ़ाना या सुनिश्चित करना कि समुदाय उनसे सुरक्षित है। भारत में टीकाकरण का असर सिर्फ स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा में सुधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी इसमें उसको बढ़ाना है। महिला प्रीमियर लीग यानी वीमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? तो सबसे पहले आपको बता दें कि वीमेन प्रीमियर लीग क्या है। तो क्रिकेट में महिलाओं को उस तरह से आगे बढ़ाना इसका मुख्य मकसद है। तो इसमें इंटरनेशनल प्लेयर के साथ है जो इंडियन प्लेयर को भी इसमें शामिल किया जाता है, दोनों के सहयोग से बनाया जाता है। और सबसे पहली बार वीमेन प्रीमियर लीग IPL के यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो मेन का होता है यानी मेन क्रिकेटर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के बाद तर्ज पे बनाया गया WPL। IPL की शुरुआत होती है 2007 में, इसकी नींव रखी जाती है, लेकिन 2008 में क्या होता है इसकी मुख्य रूप से इसका सुचारू रूप से किया जाता है। और पहला जो IPL होता है, फर्स्ट IPL मैच जो विनर होता है, IPL विनर फर्स्ट लीग का विनर होता है, कौन होता है? राजस्थान रॉयल्स होता है। कौन? राजस्थान रॉयल्स होता है। राजस्थान रॉयल्स होते हैं और इसके कप्तान कौन होते हैं? उसमें शेन वॉटसन, क्या है? शेन वॉर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न इसके कप्तान रहते हैं। ठीक है, और शेन वॉर्न की हाल ही में कुछ साल पहले इनकी मृत्यु भी हो गई है। WPL की बात करते हैं तो WPL की शुरुआत होती है 2023 में। ठीक है, 2023 में इसकी शुरुआत होती है और ये पहला संस्करण जो जीता है, कौन जीता है? तो कौन जीता है? मुंबई इंडियंस। फर्स्ट विनर कौन बनता है? मुंबई इंडियंस। और सेकंड जब होता है तो सेकंड BPL होता है, सेकंड WPL कब होता है? तो इसका विनर कौन होता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB होता है। RCB के वुमेन कैप्टन कौन होती है? तो स्मृति मंधाना होती है, स्मृति मंधाना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से RCB ने ये मैच जीता है, किसको हरा करके? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और दिल्ली कैपिटल्स लगातार है जो दूसरी बार पराजित हुआ है, दूसरी बार फाइनल में पराजित हुआ। पहले मुंबई इंडियंस से हारती है और इसके बाद फिर दूसरी बार ये दिल्ली कैपिटल्स किससे हारती है? तो RCB से हार जाती है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो 2024 के फाइनल मुकाबले का आयोजन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था। हालांकि पहला जो IPL जो सीजन हुआ था, पहला WPL, वो कहाँ पे किया गया था? तो DY पाटिल स्टेडियम और ब्रोबोर्न स्टेडियम मुंबई में किया गया था। माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है,
यह किस राज्य में संबंधित है? तो इसका आंसर मध्य क्या हो जाएगा? असम में हो जाएगा, असम हो जाएगा। जानते हैं कि असम में एक जो द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यह एक आइलैंड्स है। कौन सा? माजुली है, माजुली आइलैंड्स, ठीक है। और माजुली आइलैंड्स उस तरह से फेमस पहले से भी रहा है कि सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। जब उस समय जो शंकर देव है, शंकर देव ने वहाँ पे सांस्कृतिक महत्व को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इस तरह से मुखौटे बनाए जाते हैं बांस पे ऐसा बनाया जाता है, बांस के लपेटों पे, ठीक है। तो 1500 के दशक से माजुली में मुखौटे बनाए जा रहे हैं। ये मुखौटे वैष्णववाद के विभिन्न बातों, भावनाओं और विषयों को दर्शाते हैं। संत शंकर देव ने मध्ययुग में असम में मुखौटे बनाने की शुरुआत की थी। माजुली के मुखौटे बांस के फ्रेम पर बनाए जाते हैं। इस पर कुमार मट्टी की परत चढ़ाई जाती है, जिसे देख सकते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी से लाया जाता है। इसके बाद गाय के गोबर के साथ मिश्रित इस मिट्टी को फ्रेम पर लगाया जाता है और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जीआई टैग मिला है। हाल ही में माजुली मास्क को नई पहचान मिली और यह टैग माजुली के कारीगरों के कौशल को स्वीकारता है और उसकी समृद्ध कलात्मक विरासत को भी सुरक्षित प्रदान करता है जीआई टैग देने से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज किया है? तो कहाँ पे? तो रिसेंटली इन विच कंट्री हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्कॉर्पियन विथ 8 आइज एंड 8 लेग्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि हाल ही में थाईलैंड में ऐसा कौन सा प्रजाति पाया गया जिसकी 8 आंखें और 8 है जो पैर देखने को मिला? तो इसका आंसर बिच्छू हो जाएगा, स्कॉर्पियन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से बिच्छू वहां पे पाया गया यहाँ पे। और बिच्छू के जो डंक होता है, डंक क्या होता है? ये टेल में होता है, यानी पूंछ में होता है और इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब ये मारता है तो उस तरह से एक जहर है जो निकाल देता है। शोधकर्ताओं को थाईलैंड के क्राचन नेशनल पार्क में 8 आंखों और 8 पैरों वाला एक नया बिच्छू मिला है। इस बिच्छू की खोज होती है नवंबर 2022 में और वैज्ञानिकों ने इस बिच्छू का नाम थाईलैंड के इसी नेशनल पार्क के नाम पर यूस्कॉर्पियोसस क्राचन रखा है, ठीक है। इसकी खोज एक वन्यजीव अभियान के दौरान की गई थी। इस तरह से इस बिच्छू की आंखें और पैर समान बिच्छुओं की तुलना में क्या है? ये छोटे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो पूरे सेट नंबर 8 का करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और यदि आप इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम एडुटेरिया ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने बुक मार्केट से नहीं खरीदा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उससे जाकर खरीद सकते हैं। और जल्द ही जल्द अभी आपको बिहार करंट अफेयर्स भी आपको मिलने वाला है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।